Hello everyone. Today I am here to discuss Order 7 of CPC that talks about plaint. Order 7 में 17 रूल्स है और हम सारे रूल्स को कवर करेंगे. रूल 1 बात करता है पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे प्लेंट क्या है. प्लेंट हमने पिछले वीडियो में ही समझा था. प्लेंट बेसिकली प्लीडिंग होती है प्लेंटिफ की, जिसकी बात ऑर्डर 6 के रूल 1 में भी की गई है. तो अब हम समझेंगे कि प्लेंट के पार्टिकुलर्स क्या क्या, मतलब प्लेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. रूल 1 कहता है प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स. नंबर 1, नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट. उस कोर्ट का नाम होना चाहिए जिसमें सूट लाया गया है. नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए प्लेंटिफ का. नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए डिफेंडेंट का. जहाँ तक वो बात प्लेंटिफ को पता हो कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है या फिर उसका क्या नाम है, वहाँ तक वो चीज़ उसको नोटिफाई करना होगा प्लेंट में. वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट. अगर कोई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है तो उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी स्पेसिफाई करना होगा प्लेंट में. द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराइज. एक फैक्ट भी ऐड करना होगा प्लेंट में जिसमें कि प्लेंटिफ को बताना होगा कि किस किस फैक्ट से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, जिसके लिए उसका कोई जिसके लिए वो किसी रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड है. अ फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन. एक फैक्ट जिसके थ्रू प्लेंटिफ बताएगा कि जिस कोर्ट में वो प्लेंट ला रहा है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस प्लेंट को एक्सेप्ट करने का. द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स. प्लेंटिफ रिलीफ भी स्पेसिफाई करेगा जो कि वो कोर्ट से चाहता है. वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ और relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished. जब प्लेंटिफ को अलाउ है कि वो सेट ऑफ कर सकता है या फिर अपने क्लेम का कोई भी पोर्शन रिलिंक्विश मतलब छोड़ सकता है, तो जो अमाउंट उसने अलाउ करा है सेट ऑफ के लिए या फिर जो अमाउंट उसने छोड़ा है अपने क्लेम का वो अमाउंट उसको स्पेसिफाई करना होगा. आई कहता है स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फीस सो फार एज द केस एडमिट. सब्जेक्ट मैटर सूट का जो सब्जेक्ट मैटर उसकी वैल्यू कितनी है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे कि जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन हो सके, कोर्ट फीस डिटरमाइन हो सके. तो ये सारे पार्टिकुलर्स होने चाहिए प्लेंट में. तो टोटल हमने क्या क्या पार्टिकुलर्स पढ़ा. नेम ऑफ द कोर्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिफेंडेंट. If plaintiff defendant is minor or of unsound mind, then a statement with regards to that. A fact constituting cause of action in which respect the plaintiff is entitled to relief or claim. Fact related to jurisdiction of the court, relief which the plaintiff claims, and if the plaintiff has allowed for set off or relinquishing a portion of his claim, then the amount so allowed or relinquished. Statement for the value of subject matter of the suit for the determination of court fees, jurisdiction etc. Now रूल 2 बात करती है मनी सूट की. तो रूल 2 कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड. जब भी प्लेंटिफ किसी मनी की रिकवरी के लिए प्लेंट लाता है तो उसको उस प्लेंट में जो अमाउंट वो रिकवर करना चाहता है वो टोटल अमाउंट उसको प्रिसाइजली मेंशन करना होगा. जैसे अगर कोई प्लेंटिफ 20,000 रुपये रिकवर करना चाहता है प्लेंट के थ्रू दूसरे पार्टी से, तो उसको वो बात प्लेंट में लिखनी होगी कि मुझे 20,000 रुपये सामने वाले पार्टी से रिकवर करनी है. लेकिन बट वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मीन्स प्रॉफिट or for an amount which will be found due to him on taking unsettled accounts between him and the defendant, or for movables in the possession of the defendant, or for the debts of which he cannot, after the exercise of reasonable diligence, estimate, the plaintiff shall state approximately the amount or value sued for. लेकिन अगर प्लेंटिफ मीन प्रॉफिट के लिए सू करता है या फिर ऐसे अमाउंट के लिए सू करता है जो कि अनसेटल्ड है उसकी और डिफेंडेंट के बीच में, जिसके रिलेटेड कोई क्लियरेंस नहीं है दोनों के बीच में,
या फिर ऐसे किसी मूवेबल के लिए सू करता है जो कि डिपेंडेंट के पोजीशन में बेसिकली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सू करता है, या फिर ऐसे किसी डेट के लिए सू करता है जिसकी प्रिसाइज वैल्यू प्लेंटिफ को पता नहीं है, या फिर रीजनेबल डिलीजेंस के बाद भी वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है कि उसकी प्रिसाइज वैल्यू कितनी होगी, तो वो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट स्टेट कर सकता है प्लेंट। सो अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो है प्लेंटिफ वो स्टेट कर सकता है प्लेंट में मनी के रिकवरी में सिर्फ 4 कंडीशन पे। पहला, अगर प्लेंटिफ मीन प्रॉफिट के लिए सू कर रहा है तो वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट स्पेसिफाई कर सकता है प्लेंट में। अगर वो किसी अनसेटल्ड अकाउंट जो है उसके और डिपेंडेंट के बीच में उससे रिलेटेड सू कर रहा है तो उसमें भी वो जो अप्रोक्सीमेट बेसिकली अमाउंट है उसको वो स्पेसिफाई कर सकता है। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंडेंट के पोजीशन में है उससे रिलेटेड सू कर रहा है तो भी वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट स्पेसिफाई कर सकता है। और अगर ऐसे किसी डेट के लिए कर रहा है जिसका प्रिसाइज अमाउंट एस्टिमेट कर पाना काफ़ी मुश्किल है तो उस केस में भी वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट स्पेसिफाई कर सकता है। अब 2A बात करता है वेयर इंटरेस्ट इज साउट इन द सूट। तो इसका सब रूल 1 कहता है वेयर द प्लेंटिफ सीक्स इंटरेस्ट द प्लेंट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट along with the details set out in under sub rule 2 and sub rule 3। जब प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट होता है किसी भी सूट में तो उससे रिलेटेड उसको एक स्टेटमेंट डिटेल्स के साथ स्पेसिफाई करना होता है उस अकॉर्डिंग जो कि सब रूल 2 और सब रूल 3 में दिया हुआ है। नाउ सब रूल 2 वेयर द प्लेंटिफ सीक्स इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट मनी पे इंटरेस्ट की बात हो रही है जो मनी सूट रूल 2 में फाइल होगा, ठीक है। तो सब रूल 1 यही कहता है कि जब प्लेंटिफ को कोई इंटरेस्ट चाहिए तो उसको एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना होगा डिटेल्स के साथ अपने प्लेंट में कि इतना इंटरेस्ट भी बन रहा है मेरा उस मनी पे। अब सब रूल 2 कहता है वेयर प्लेंटिफ सीक्स इंटरेस्ट द प्लेंट शैल स्टेट वेदर द प्लेंटिफ इज सीकिंग इंटरेस्ट इन रिलेशन टू अ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन within the meaning of 34 of CPC, or furthermore if the plaintiff is doing so under the terms of a contract or under an act in which case the act is so specified in the plaint or on some other basis shall state the basis of that। अब सब रूल 2 कहता है जब जब प्लेंटिफ इंटरेस्ट मांगता है किसी भी मनी के रिकवरी के लिए तो उसको प्लेंट में ये बात स्पेसिफाई करनी होगी कि जो वो इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है वो किसी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जो कि सेक्शन 34 ऑफ CPC में मेंशन किया गया है, या फिर अगर प्लेंटिफ इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग या फिर किसी एक्ट के अकॉर्डिंग तो उसको उस एक्ट को भी प्लेंट में स्पेसिफाई करना होगा। और अगर किसी और बेसिस पे कर रहा है तो उसको वो बेसिस भी स्पेसिफाई करना होगा प्लेंट में। साथ ही सब रूल 3 कहता है प्लीडिंग सेल ऑल्सो स्टेट, प्लीडिंग में उसको ये भी स्टेट करना होगा कि क्या रेट है जिस पे वो इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, किस डेट से इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है और किस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा या फिर डेली रेट क्या होगा एट विच इंटरेस्ट अक्रूज आफ्टर दैट डेट। डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जो डेट फिक्स किया गया है इंटरेस्ट देने के लिए, अगर उस डेट तक इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता तो उस डेट के बाद डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उससे रिलेटेड भी स्टेटमेंट होना चाहिए। सो रूल 2 और रूल 3 दोनों रूल 2 और रूल 2A दोनों मनी सूट से रिलेटेड बात करता है। रूल 2 बात करता है मनी सूट कैसे, मनी सूट से रिलेटेड प्लेंट कैसे फाइल होगा कोर्ट में, और रूल 2A बात करती है कि मनी सूट के फाइलिंग के बाद अगर प्लेंटिफ कोई इंटरेस्ट सीख करता है कोर्ट से तो फिर वो उस इंटरेस्ट को कैसे मतलब मांग सकता है सामने वाले पार्टी से, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी बात रूल 2A करता है। अब रूल 3 बात करती है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट। तो जब सब्जेक्ट मैटर सूट का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो प्लेंट में एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जिससे कि उस प्रॉपर्टी को पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड इन सच केस property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement or survey। The plaintiff shall specify such boundaries or number। लेकिन
अगर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाउंड्री से या फिर नंबर से जो कि रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे में मेंशन है, तो प्लेंट में वो बाउंड्रीज और नंबर को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन के लिए। बस। अब रूल 4 कहता है व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। रूल 4 कहता है वेयर द प्लेंटिफ सूज इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the steps necessary to enable him to institute a suit concerning him. So अगर प्लेंटिफ सू करता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हमने पढ़ा था ऑर्डर 1 रूल 8 में, तो प्लेंटिफ को ये दिखाना होगा कि उसका उसका कोई इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में। दूसरी बात, उसको ये भी दिखाना होगा कि उसने जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी पर्सन के लिए लेना रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करने के लिए, वो सारे नेसेसरी स्टेप उसने लिए हैं। नाउ डिफेंडेंट इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन। सो रूल 5 कहता है कि the plaintiff shall show that the defendant is or claims to be interested in the subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff demand. सो जो प्लेंट है उसमें प्लेंटिफ को स्पेसिफाई करना होगा डिफेंडेंट की इंटरेस्ट और लाइबिलिटी, और वो किस किस चीज़ के लिए प्लेंटिफ के डिमांड का आंसरेबल है, वो सारी चीज़ स्पेसिफाई करनी होगी रूल 5 में। मतलब सिंपली प्लेंटिफ को अपने प्लेंट में डिफेंडेंट की इंटरेस्ट और लाइबिलिटी सर्टेन करनी होगी, स्पेसिफाई करनी होगी। ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed. जब सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है लिमिटेशन लॉ में, जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया उसके एक्सपायर होने के बाद, तो प्लेंट में वो ग्राउंड स्पेसिफाई करना होगा जिसमें कोई भी पार्टी एग्जम्पशन क्लेम कर रही है, अपॉन विच एग्जम्पशन फ्रॉम सच, जिसमें कोई भी पार्टी एग्जम्पशन क्लेम कर रही है लॉ ऑफ लिमिटेशन से या किसी भी लॉ से। मतलब कि अगर कोई सूट जो पीरियड लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, जैसे कि 3 साल के अंदर ही आपको सूट फाइल करना है और सूट 3 साल बाद फाइल होती है, तो प्लेंटिफ को अपने प्लेंट में ये ग्राउंड दिखाना होगा कि किस ग्राउंड पे उसको ये जो पीरियड है उससे एग्जम्पशन मिलता है, मतलब छूट मिलता है कि वो फाइल कर सकता है 3 साल बाद भी। अब इसका प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लेंट इफ सच ग्राउंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट आउट इन प्लेंट। प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट अलाउ कर देगी प्लेंटिफ को कि आप भैया एग्जम्पशन क्लेम कर लो, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन में दिया हुआ है कि एक टाइम एक्सपायर होने के बाद भी आप सूट फाइल कर सकते हो, भले ही जो ग्राउंड आप ले रहे हो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए वो ग्राउंड आपके प्लेंट में मेंशन ना हो, लेकिन वो जो ग्राउंड है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उस ग्राउंड से जो कि आपके प्लेंट में स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा तो हम आपको परमिट नहीं करेंगे। अब रूल 7 बात करती है रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। तो रूल 7 सिंपल कहता है कि हर प्लेंट में प्लेंटिफ को जो भी रिलीफ है उसको साफ साफ स्टेट करना होगा कि वो चाहता क्या है सामने वाली पार्टी से, और ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो कोई जनरल और कोई ऐसा रिलीफ मांगे जो कि कोर्ट देगी, जो कि कोर्ट हमेशा देती है वैसे किसी मैटर में, वो जनरल रिलीफ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और यही रूल डिफेंडेंट के लिए भी अप्लाई होता है जब भी वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे और वो कोई क्लेम करती है अगर सामने वाली पार्टी से। नाउ रूल 8 बात करती है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। सो वेयर द प्लेंटिफ सीक्स relief in respect of several distinct claims or cause of action founded upon separate and distinct ground, they shall be stated as far as may be separately and distinctly. अगर प्लेंटिफ रिलीफ क्लेम कर रहा है, जो प्लेंटिफ रिलीफ कर क्लेम कर रहा है उसका रिलीफ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है या फिर डिफरेंट क्लेम्स पे बेस्ड है, तो वो स्टेट कर सकता है उन ग्राउंड्स को सेपरेटली और डिस्टिंक्टली भी। वहीं पर रूल 9 बात करती है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in Rule 9 of Order 5,
जब कोर्ट ऑर्डर करती है कि भैया समन सा होना चाहिए डिफेंडेंट को रूल ऑर्डर 5 के रूल 9 के जो भी प्रोविजन है उस अकॉर्डिंग, तो it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on the plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order along with the requisite fee for service of summon on the defendant। उसके बाद कोर्ट डायरेक्ट करेगी प्लेंटिफ को कि भैया कॉपी प्रोवाइड करो प्लेंट की, जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपी प्रोवाइड करो 7 दिन के अंदर, उस ऑर्डर आने के 7 दिन के अंदर अंदर, और साथ में जो समन की फ़ीस है वो भी पे करो। तो ये होता है प्रोसीजर प्लेंट एडमिट करने का, कि समन इशू किया जाएगा डिफेंडेंट को रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5 के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्लेंटिफ को बोला जाएगा कि आप प्लेंट की कॉपी प्रोवाइड करें कोर्ट में 7 दिन के, उस ऑर्डर आने के 7 दिन के अंदर अंदर, साथ में समन की फ़ी भी पे करें। रूल 10 बात करती है रिटर्न ऑफ प्लेंट की। रूल 10 कहता है किस किस सिनेरियो में प्लेंट रिटर्न हो सकती है। सो रूल 10 का फर्स्ट सब रूल कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A, जो कुछ भी रूल 10A में लिखा हुआ है उसको देखते हुए द प्लेंट सेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। तो जो भी रूल 10A में लिखा हुआ है उसको देखते हुए प्लेंट को सूट के किसी भी स्टेज पर रिटर्न कराया जा सकता है और प्रेजेंट कराया जा सकता है उस कोर्ट में जिसमें सूट को इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट अ कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन में डायरेक्ट आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री पास्ड इन अ सूट द रिटर्न ऑफ अ प्लेंट अंडर हिज सब रूल। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अपीलेट कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिवीजन डिक्री को सेट असाइड करने के बाद प्लेंट को रिटर्न कर सकती है कि उसको प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। समझे, मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी कोर्ट ने डिग्री पास कर दी किसी सूट में, जिस कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं था या फिर वो कोर्ट अलाउड ही नहीं थी उस सूट को सुनने के लिए, तो फिर जो एपिलेट कोर्ट है या फिर रिवीजन कोर्ट है वो उस डिग्री को सेट असाइड करेगी और पार्टी को बोलेगी कि आप उस प्रॉपर कोर्ट के पास जाइए जिस प्रॉपर कोर्ट के पास ये राइट है इस सूट को सुनने का, और वहाँ पे आप अपना प्लेंट प्रेजेंट करिए। यही इसका एक्सप्लेनेशन कहता है। रूल सब रूल 2 कहता है प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट, प्लेंट के रिटर्न होने का प्रोसीजर क्या हो। सो ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल इंडोर्स देयर ऑन, जब किसी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा तो जो जज है वो उस प्लेंट में स्पेसिफाई करेगा द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, किस दिन उस प्लेंट को प्रेजेंट किया गया था और किस दिन उसको रिटर्न किया जा रहा है। नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, कौन सी पार्टी उसको प्रेजेंट कर रही थी प्लेंट को, उसका नाम स्पेसिफाई करेगा। और अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर रिटर्निंग इट, क्या रीज़न है उसको रिटर्न करने का, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी स्पेसिफाई करेगा। अब हम पढ़ेंगे, और हमेशा याद रखिए रूल 10 में ये रूल सिर्फ प्लेंट पे अप्लाई होता है और किसी भी एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं होगा। सो कोर्ट जो है इस रूल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन जो है लीव का उसको रिटर्न नहीं कर सकती है, और अगर किसी प्लेंट को रिटर्न किया गया है तो उसको अपील किया जा सकता है ऑर्डर 43 के रूल 1 में। ये भी याद रखिएगा ये 2 पॉइंट, वैसे हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर 43। नाउ रूल 10A, रूल 10A बात करती है पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। जब कोर्ट के पास पावर है कि वो डेट फिक्स कर सकती है पार्टीज के अपीयरेंस की उस कोर्ट में जहाँ प्लेंट को फाइल किया जाना है रिटर्न के बाद। तो इसका सब रूल 1 कहता है वेयर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्लेंट शुड बी रिटर्न्ड इटसेल्फ बिफोर डूइंग सो इंटीमेट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ। जब किसी भी सूट में डिफेंडेंट के अपीयर होने के बाद कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि प्लेंट को जो है ना रिटर्न कर देना चाहिए, तो वो ऐसा करने से पहले अपना डिसीजन प्लेंटिफ को बताएगी। यही बात करता है सब रूल 1। सब रूल 2 कहता है कि वेयर एन इंटीमेशन इज गिवन टू द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 1 द प्लेंटिफ में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। जब ऐसा कोई इंटीमेशन प्लेंटिफ को दिया जाता है कोर्ट के द्वारा तो प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कोर्ट में, जिसमें वो स्पेसिफाई करेगी कि कोर्ट इन विच ही प्रपोजेस टू प्रेजेंट द प्लेंट आफ्टर इट्स रिटर्न।
जिसमें उस कोर्ट के बारे में बताएगी जिसमें वो अपने प्लेंट को प्रेजेंट करना चाहती है रिटर्निंग के बाद। दूसरी बात, प्रे करेगी कोर्ट से कि कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेड कोर्ट। और प्रे करेगी इसी कोर्ट से कि आप ही जो है अपीयरेंस डेट फिक्स कर दो पार्टीज का उस कोर्ट में क्या रहेगा। रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स्ड मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। और ये भी रिक्वेस्ट करेगी कि नोटिस जो है उस फिक्स डेट का आप ही जो है डिफेंडेंट को भी दे दो और मुझे भी दे दो। तो सब रूल 2 यही कहती है। सब रूल 1 में हमने पढ़ा कि अगर डिफेंडेंट के अपीयर होने के बाद कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि भैया प्लेट रिटर्न होना चाहिए तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उसको पहले ये बात प्लेंटिफ को बतानी होगी। सब रूल 2 कहता है जब प्लेंटिफ को ये बात पता चलेगी तो प्लेंटिफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है कि सर मैं इस कोर्ट में अपना प्लेंट लाना चाहता हूँ रिटर्निंग के बाद, तो अलाउ कर दो। दूसरी बात बोलेगी उस कोर्ट में डेट जो है अपीयरेंस का डेट फिक्स कर दो दोनों पार्टीज़ के लिए। तीसरी बात बोलेगी कि दोनों पार्टीज़ को नोटिस भी दे दो उस डेट का। अब सब रूल 3 कहता है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2 द कोर्ट shall before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit। जब कोई एप्लीकेशन प्लेंटिफ के द्वारा सब रूल 2 में दिया जाता है तो कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करने से पहले इससे कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इससे कोई मतलब नहीं है कि रिटर्न जो किया जा रहा है प्लेंट को वो उस ग्राउंड पे किया जा रहा है कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो कोर्ट फिक्स कर सकती है डेट पार्टीज़ के अपीयरेंस का उस कोर्ट में जिसमें प्लेंट को प्रेजेंट किया जाना है। दूसरी बात, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को नोटिस भी दे सकती है उस अपीयरेंस डेट की। जब नोटिस अपीयरेंस डेट की दे दी जाएगी दोनों पार्टीज़ को सब रूल 3 के अकॉर्डिंग, तो ये नेसेसरी नहीं है उस कोर्ट के लिए जिसमें प्लेंट को प्रेजेंट किया जाए रिटर्न के बाद कि वो अब डिफेंडेंट को समन सर्व करे कि भैया आपके खिलाफ सूट फाइल हुआ है, आप कोर्ट में आओ। जब तक कोर्ट के पास कोई जस्टिफाइबल रीज़न ना हो और वो रीज़न को वो रिकॉर्ड करेगी कि क्यों वो समन इशू कर रही है डिफेंडेंट को। अब बी कहता है the said notice shall be deemed to be a summons for the appearance of the defendant in the court in which the plaint is presented on the day so fixed by the court by which the plaint was returned। तो 4 का बी क्लॉज कहता है जो नोटिस उसको दिया जाता है उसी नोटिस को समन समझा जाता है पार्टीज़ के अपीयरेंस के लिए और उसको वो दिन उस दिन प्रेजेंट होना होता है कोर्ट में जो डे फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा उनके अपीयरेंस के लिए। अब 5 कहता है वेयर द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2 इज अलाउड बाय द कोर्ट द प्लेंटिफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट। अब सब रूल 5 कहता है जो भी एप्लीकेशन सब रूल 2 में प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किया गया, ये सब रूल 2 में वो ये 3 ग्राउंड्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ना, तो अगर उसने जो ये एप्लीकेशन फाइल किया है वो एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाती है तो प्लेंट जब रिटर्न करेगी कोर्ट तो उसके अगेंस्ट वो अपील नहीं कर सकती है क्योंकि भाई उसके अकॉर्डिंग ही तो काम हुआ है, तो अपील किस बात की। ये तो इस टाइम को स्ट्रेच करने वाली बात हुई। अब 10 भी बात करती है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू प्रॉपर कोर्ट। सो इसमें बेसिकली सब रूल 1 कहता है वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट द कोर्ट हियरिंग द अपील कन्फर्म्स सच ऑर्डर द कोर्ट ऑफ अपील में if the plaintiff by an application so desires while returning the plaint direct plaintiff to file the plaint subject to the provisions of limitation at 1963 in the court in which the suit should have been instituted, whether such court is within or without the state in which the court hearing the appeal is situated, and fix a date for appearance of the parties in the court in which the plaint is directed to be filed, or when the date is so fixed it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for the appearance in the suit unless the court in which the plaint is filed for reasons to be recorded otherwise directs। सो 10 भी बहुत ही सिंपल बात कहती है ये उस कोर्ट को एम्पावर करती है जो कोर्ट अपील सुन रही है, जैसे कि अपीलेट कोर्ट को ये पावर देती है
where on an appeal against an order, अगर return of where on an appeal against an order for the return of plaint, अगर कोई अपील फाइल की जाती है रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो द कोर्ट हियरिंग द अपील कन्फर्म सच ऑर्डर, जो कोर्ट उस अपील को सुन रही है वो उस ऑर्डर को अगर कंफर्म कर देती है, तो कोर्ट ऑफ अपील जो है, चाहे if the plaintiff by an application so desires while returning the plaint direct plaintiff to file the plaint, अगर प्लेंटिफ एप्लीकेशन के थ्रू डिज़ायर करता है प्लेंट के रिटर्न होते टाइम, तो प्लेंटिफ को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप प्लेंट फाइल कर सकते हो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस कोर्ट में जिसमें सूट कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। वेदर सच कोर्ट इज विद इन और विदाउट द स्टेट इन विच द कोर्ट हियरिंग द अपील इज सिचुएटेड, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कोर्ट चाहे स्टेट के अंडर हो या स्टेट के बाहर हो, जिस स्टेट के कोर्ट के द्वारा अपील सुना जा रहा हो, और फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी फाइल्ड, और एक डेट फिक्स कर देगी पार्टीज के अपीयरेंस के लिए उस कोर्ट में जहाँ पे प्लेंट फाइल किया जाना है। और व्हेन द डेट इज सो फिक्स्ड, जब डेट फिक्स हो गया तो ये नेसेसरी नहीं है कोर्ट के लिए जिसमें प्लेंट को फाइल किया गया है कि वो डिफेंडेंट को समन सर्व करे अपीयरेंस के लिए, जब तक जो कोर्ट जिसमें प्लेंट फाइल किया गया उसके पास सफिशिएंट रीज़न ना हो समन इशू करने का। तो 10 भी सिंपल यही कहता है कि जब रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील जाती है और वो अपील कंफर्म कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट बेसिकली ये कहते हैं कि हाँ भाई प्लेंट रिटर्न होगा, और अगर प्लेंटिफ सही में प्लेंट फाइल करना चाहता है तो कोर्ट उसको बोलेगी आप उस कोर्ट के पास इस प्लेंट को फाइल करो जिस कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है और जो कोर्ट कैपेबल है सूट को एडजुडिकेट करने के लिए। और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कोर्ट अगर स्टेट के अंडर हो या फिर स्टेट के बाहर हो, और वो और इससे भी और वो कोर्ट जो है जो एपिलेट कोर्ट जो वो हियरिंग का डेट भी फिक्स कर सकती है उस कोर्ट में जिस दिन दोनों पार्टीज़ को अपीयर होना है, और अगर डेट फिक्स हो गई तो समन सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंडेंट को जब तक कि कोर्ट के पास है सफिशिएंट रीज़न ना हो समन सर्व करने का। तो सेम ही है 10 ए के अकॉर्डिंग, 10 ए और 10 बी में सिमिलरिटी है, बस 10 बी में ये बात होती है कि अगर अपील हो गई रिटर्न ऑफ प्लेंट की तो अपीलेट कोर्ट के पास भी वही पावर है जो कि 10 ए में नॉर्मल कोर्ट्स के पास है। बस a direction made by the court under sub rule 1 shall be without any prejudice to the rights of the parties to question the jurisdiction of the court in which the plaintiff is filed to try the suit। डायरेक्शन जो कोर्ट देगी तो वो डायरेक्शन वो दे सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था या नहीं था, डायरेक्शन फिर भी कोर्ट दे सकती है अपीलेट कोर्ट। 11 बात करती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है इन केसेस में, इन 6 केसेस में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। पहली, अगर उसमें प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है तो प्लेंट रिजेक्ट। जब जो रिलीफ क्लेम की गई है वो अंडर वैल्यू है और अगर प्लेंटिफ को बोला जाता है भाई वैल्यूएशन तो करेक्ट करो और वो करता ही नहीं है वैल्यूएशन करेक्ट, तो भी रिजेक्ट। जब रिलीफ क्लेम किया गया था वो प्रॉपरली उस वैल्यूड है लेकिन प्लेंट को रिटर्न कर दिया गया क्योंकि पेपर जो थे वो स्टाम्प्ड थे ही नहीं करेक्टली, और जब कोर्ट ने बोला कि भाई इसको स्टाम्प करो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंडर और वो पार्टीज़ जो है वो उसको स्टाम्प नहीं करती है उस टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर प्लेंट रिजेक्ट। वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, अगर प्लेंट का कोई स्टेटमेंट है जिसके थ्रू इस सूट को किसी लॉ में बार किया जा रहा है रोका जा रहा है तो फिर प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। वेयर इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, अगर प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल ही नहीं की गई तो फिर प्लेंट रिजेक्ट। जब प्लेंटिफ कंप्लाई नहीं करेगा रूल 9 के प्रोविजन से तो भी प्लेंट रिजेक्ट। रूल 9 में हमने पढ़ा ना कि प्लेंट एडमिट कैसे होगी, ये देखो 10 एडमिटिंग प्लेंट पढ़ा ना हमने, तो इसके साथ कंप्लाई करना चाहिए, नहीं करेगा तो भी प्लेंट रिजेक्ट। तो इसी 6 ग्राउंड पे प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, इंपॉर्टेंट रूल है ये। इसका प्रोवाइजो कहता है कि provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation and supply of the requisite stamp paper shall not be extended unless the court for reasons to be recorded it is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff।
प्रोवाइजो कहता है कि जो टाइम कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया था वैल्यूएशन करेक्ट करने के लिए या फिर रिक्विजिट स्टाम्प पेपर सप्लाई करने के लिए कोर्ट में, उस टाइम को कोर्ट एक्सटेंड नहीं कर सकती है जब तक कोर्ट के पास ये रिकॉर्डेड रीज़न ना हो और कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो कि प्लेंटिफ को रोका गया था किसी एक्सेप्शनल कॉज के कारण या फिर किसी एक्सेप्शनल नेचर ऑफ कॉज के कारण, जिस कारण वो वैल्यूएशन करेक्ट नहीं कर पाया और रिक्विजिट स्टाम्प पेपर भी सप्लाई नहीं कर पाया विद इन जो टाइम फिक्स किया गया था कोर्ट के द्वारा उस टाइम के अंडर। लेकिन और कोर्ट को ये भी लगता है कि अगर उसके टाइम को एक्सटेंड नहीं किया गया, प्लेंटिफ को और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया तो ग्रेव इनजस्टिस हो सकता है प्लेंटिफ को, तो सिर्फ उसी सिनेरियो में कोर्ट जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर सकती है वैल्यूएशन की और रिक्विजिट स्टाम्प पेपर के सप्लाई की। अब 12 कहता है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शेल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीजंस फॉर सच ऑर्डर। जब किसी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा तो जज रिकॉर्ड करेगा एक ऑर्डर, जिसमें वो रीजन स्पेसिफाई करेगा कि क्यों भैया इस प्लेंट को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। 13 वेयर रिजेक्टिंग ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। The rejection of plaint on any of the ground herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। अगर प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पर जो कि ऊपर मेंशन है तो फिर इससे प्लेंटिफ को रोका नहीं जाएगा कि वो फ्रेश प्लेंट नहीं ला सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। वो फ्रेश प्लेंट ला सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर ऊपर के किसी ग्राउंड पे उसके प्लेंट को रिजेक्ट किया गया है तो वो वापस से नया प्लेंट फाइल कर सकता है। नाउ 14 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज और रिलाइज। तो सब रूल 1 कहता है वेयर द प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन और पावर इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। जब कोई प्लेंटिफ जो कि सू करता है वो किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करता है या फिर ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करता है जो कि उसके पोजीशन और पावर में है, जो कि उसके क्लेम को और सपोर्ट करेगी, तो वो उन सारे डॉक्यूमेंट को लिस्ट करेगा और कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करेगा अपने प्लेंट के प्रेजेंटेशन के साथ और डिलीवर भी कर देगा डॉक्यूमेंट और उसकी कॉपी भी कोर्ट में। सब रूल 2 कहता है वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजीशन और पावर ऑफ द प्लेंटिफ ही शैल वेयरएवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज। अगर वो डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ के पोजीशन में नहीं है तो वो प्लेंट में स्पेसिफाई करेगा कि वो डॉक्यूमेंट किसके पोजीशन में है, उसके बारे में स्पेसिफाई करेगा प्लेंट में। सब रूल 3 कहता है डॉक्यूमेंट विच आउट टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट बाय द प्लेंटिफ व्हेन द प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड और टू be entered in the list to be added or annexed to the plaint but is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court be received in evidence on behalf at the hearing of the suit। तो सब रूल 3 कहता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना था प्लेंटिफ के द्वारा जब प्लेंट प्रेजेंट किया गया और उसको लिस्ट में एंटर कराया जाना था, उस डॉक्यूमेंट को एनेक्स कराया जाना था प्लेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही उसको प्रोड्यूस किया गया उस डॉक्यूमेंट को, ना ही उसको एंटर करवाया गया लिस्ट में, तो बिना कोर्ट के लीव के उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में रिसीव नहीं किया जा सकता है सूट के हियरिंग के टाइम पे। कोर्ट डिसअलाउ कर देगी रिसीव करने से जब तक कोर्ट से परमिशन ना लिया गया हो। सब रूल 4 कहता है नथिंग इन दिस रूल्स आर अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ विटनेस और हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। इस रूल का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे जिसको प्रोड्यूस किया जाना है प्लेंटिफ के द्वारा विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या फिर विटनेस के मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाना है उस पे ऊपर के 3 रूल अप्लाई नहीं होंगे। 15 ओमिटेड। 16 बात करता है सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। When a suit is founded upon a negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost and an indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court, against the claims of any other person upon such instrument, the court may pass such decree as it would have passed if the plaintiff has produced the instrument in court when the plaintiff was present and has at the same time delivered a copy of the instrument to be filed with the plaintiff। जब कोई सूट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड होता है और ये प्रूव हो जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, और एक इंडेमनिटी दिया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए
जो भी क्लेम्स है सामने वाले पार्टी का उस इंस्ट्रूमेंट पे, उससे रिलेटेड एक इंडेमनिटी दिया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो कोर्ट एक डिग्री पास कर सकती है, जो कि वो पास करती अगर प्लेंटिफ वो इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर देता है कोर्ट में। सेम उसी चीज़ पे वो डिग्री पास करेगी जब प्लेंट प्रेजेंट होता है, और उसी टाइम डिलीवर करेगी कॉपी इंस्ट्रूमेंट का प्लेंट के साथ। 16 फिर से समझाता हूँ। जब सूट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड हो और ये प्रूव हो जाए कि वो इंस्ट्रूमेंट गायब हो चुका है, तो प्लेंटिफ एक इंडेमनिटी देता है कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए। जो भी सामने वाले पार्टीज का उस इंस्ट्रूमेंट पे क्लेम है, उस क्लेम्स को देखते हुए बेसिकली प्लेंटिफ एक इंडेमनिटी देता है कोर्ट में सेटिस्फेक्शन, कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए। और कोर्ट फिर जो है डिग्री पास कर सकती है, जो कि कोर्ट पास करती अगर प्लेंटिफ उस इंस्ट्रूमेंट को ही प्रोड्यूस कर देता कोर्ट में जब उसने प्लेंट को प्रेजेंट किया था तब, और अगर वो कॉपी भी डिलीवर कर देता उस इंस्ट्रूमेंट की प्लेंट के साथ। तो अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो अगर प्लेंटिफ इंडेमनिटी भी देता है कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो भी कोर्ट डिग्री पास कर सकती है, उसी तरह जैसे वो इंस्ट्रूमेंट के प्रोडक्शन पर डिग्री पास करती। बस। 17 बात करती है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक्स। तो 17 कहता है कि सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ऑफ 1891। जो भी बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट 1891 में दिया गया है उसके प्रोविजंस को देखते हुए, वेयर द डॉक्यूमेंट ऑन विच द प्लेंटिफ सूज इज एन एंट्री इन अ शॉप बुक, वो डॉक्यूमेंट जिस पर प्लेंटिफ सू कर रहा है वो एक शॉप बुक की एंट्री है या फिर दूसरा कोई अकाउंट है जो कि उसके पोजीशन और पावर में है, तो प्लेंटिफ प्रोड्यूस कर सकता है उस बुक को या उस अकाउंट को प्लेंट को फाइल करते टाइम उसकी कॉपीज़ के साथ। बस। ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न। सब रूल टू कहता है कोर्ट और उसका कोई भी ऑफिसर जो कि कोर्ट अपॉइंट करती है उसके बिहाफ पे, सेल फॉरविथ मार्क द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को मार्क करेगी उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और आफ्टर एग्जामिनेशन और कंपेयरिंग द कॉपी विद द ओरिजिनल, उसके बाद उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद या फिर उसके ओरिजिनल के साथ उसके कॉपी को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये कॉपी सही है, तो उसको सर्टिफाई करेगी और उस बुक को रिटर्न कर देगी प्लेंटिफ को, और उस कॉपी को अपने पास रख लेगी। यही कहता है रूल 17। रूल 18 भी ओमिटेड है। इसी के साथ हमारा ऑर्डर 7 ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर 8।